हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम अगली वीडियो में आज आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग कमेंट करते थे कि सर आरबीआई के बारे में और एसबीआई के बारे में बताइए, ये हर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो वही सीरीज आज चल रही है और जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले का जो हमारा वीडियोज़ था उसमें हमने आपको आरबीआई के बारे में पूर्ण रूप से बताया। आरबीआई के कार्य और स्टेट बैंक के कार्य ये जरूर पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। दोस्तों, ये दो बैंकें ऐसी हैं जिनके स्थापना क्यों हुई, कब हुई और कारण क्या थे स्थापना के, और इनकी सफलताएं, असफलताएं और जो कार्य हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। तो आरबीआई के हम पहले ही कर चुके हैं और आज हम एसबीआई के जितने भी फंक्शंस हैं, इसकी स्थापना क्यों की गई, इसकी सफलता असफलता, ये सारे के बारे में हम आपको बताएंगे। और ये पूरा वीडियो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो से और जो पिछला वीडियो निकला था आरबीआई वाला, उससे 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। 10th में तो ज़रूर आता है इन दो में से, और इंटरमीडिएट में भी जो बैंकिंग है उसमें भी पूछा जाता है और बड़े क्लासेस में भी ये पूछा जाता है। इससे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे जो साथी हैं पुष्कर ओझा जी। उन्होंने पूछा था कमेंट करके कि कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जिस बैंक के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, ये निशान इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि इसी के लिए मैंने बैच में पढ़ाया और वही चीज़ अब आपको दे रहा हूँ। तो इन पे ध्यान मत देना जहाँ जहाँ निशान लगा हुआ है। एसबीआई सबसे बड़ा दोस्त कॉमर्शियल बैंक है। क्यों? क्योंकि इस बैंक की शाखाएं सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में है और भारत का सबसे बड़ा जो वाणिज्यिक बैंक है वो एसबीआई है। अब वाणिज्यिक बैंक कहते किसके लिए हैं? तो दोस्तों, जो बैंक जनता से थोड़ी थोड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा करता है, जब वो पैसा बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, उस पैसे को लोन के रूप में उद्योग धंधों को दे देना, किसी ज़रूरतमंद व्यापारी को दे देना और वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, यानी बीच का मुनाफा आपको कम दिया, लोन के रूप में जैसा दिया उससे ज़्यादा ब्याज ले लिया। बीच का जो लाभ है कमाने वाले जितने भी बैंक हैं, वो इस तरह के जो बैंक हैं वो हमारे कौन से बैंक कहलाते हैं? कॉमर्शियल बैंक कहलाते हैं। ठीक है, ये इनका क्वेश्चन था। और इन्होंने पूछा था लॉन्ग टर्म लोन क्या होता है। तो बेटा वो लोन जो लंबे समय के लिए लिया जाता है, यानी जिसकी अवधि 3 वर्ष से अधिक होती है, वो लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है। और जिसकी अवधि, जिसका टाइम पीरियड 3 वर्ष से कम होता है, वो शॉर्ट टर्म लोन कहलाता है। ओके, इनके साथ साथ में जिन दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं, और मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आभार प्रकट करना चाहूँगा। मिस्टर राज हैं, विक्रांत हैं, ऋषभ हैं, ममता हैं, अबरार हैं, किशन हैं, नीतू हैं, ऋतिक हैं, रोशन हैं, कृष्ण कुमार हैं, मुकेश हैं, दिनेश हैं, और भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने कमेंट्स किए और मेरे लिए अप्रिशिएट किया। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप अपने लगे रहिएगा। और आप कहां से देख रहे हो मैं ये तो नहीं समझ पा रहा हूं यहां से कि, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, यदि आप हमसे जुड़े हैं तो आपको अब से लेकर के ये 10th लेवल का भी वीडियो है जो 11th और इंटर में भी आता है, बीकॉम में भी आता है ये टॉपिक, लेकिन आपको एमकॉम तक की जो पढ़ाई है मेरे चैनल पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसी तरह से मिलती रहेगी। जुड़े रहते हैं और आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पर। और हम समझते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? एसबीआई कहते हैं। जी हाँ, कई बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि देश का सबसे वाणिज्यिक बैंक सबसे बड़ा कौन सा है? एसबीआई है। हेड ऑफिस इसका कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना किस बैंक से हुई थी? इंपीरियल बैंक को ही बदल करके इसकी हुई थी। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना दोस्तों, आरबीआई की स्थापना भी इंपीरियल बैंक को कुछ काम नहीं कर पा रहे थे जिनके कारण हुई थी, जैसे नोट निर्गमन, नोट छापने का काम जो था वो इंपीरियल बैंक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंपीरियल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1921 में 3 बड़े बैंकों को इकट्ठा करके की गई थी। ओके, अब वो इंपीरियल बैंक जो था उसकी सबसे बड़ी एक कमी थी दोस्तों, विदेशी लोगों का पैसा इसमें बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। तो हमारे देश का जितना फ़ायदा था वो कहाँ चला जाता था? विदेशों में चला जाता था। और विदेश में फ़ायदा जाने से क्या होता था? जो भारतीय रुपया है,
मुद्रा है वो विदेश में चली जाती थी, तो जरूरत पड़ रही थी कि इंपीरियल बैंक को खत्म करके कोई ऐसा बैंक लाया जाए जिससे हमारे देश का विकास हो, जीवन का उत्थान हो, समाज का कल्याण हो, लोगों को रोजगार मिले और जो कृषि है उसका डेवलपमेंट हो। तो इसलिए कुछ जरूरतों को महसूस किया गया और दोस्तों कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और आवश्यकता को देखते हुए किसकी स्थापना की गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। जी हाँ, इसकी जो स्थापना की गई वो की गई 1 जुलाई 1955 को, और इसने काम भी स्टार्ट कर दिया था 1 जुलाई 1955 को। इंपीरियल बैंक, ठीक है, का राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक, इसका हेड ऑफिस आपको पता चल गया मुंबई में। और दोस्तों सबसे ज्यादा शाखाएं भी इसी बैंक की हैं। एटीएम की सुविधा भी इसने बड़ी अच्छी दी थी पुराने समय में। तो आज पूरा वीडियो इसके बारे में पढ़ेंगे, और एग्जाम में पूछा क्या जाता है बस वही टॉपिक, रद्दी कुछ नहीं भरा है। मेरे चैनल पे आपका ना तो टाइम बर्बाद किया जाता है, और यहाँ पर जो भी समझाया जाता है बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और चलिए मेरे साथ में। मैंने आपको इतनी हेडिंग्स यहाँ पर दी हैं दोस्तों कि इतनी हेडिंग्स आपको कहीं पर किसी किताब में नहीं मिलेंगी, और इतनी सरल होंगी ये हेडिंग्स। अगर एक दो बार आप ध्यान से पढ़ोगे, एक दो बार वीडियो देख लोगे, तो आपके लिए सारी आपको रट जाएंगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं। टॉपिक हमारा है कि एसबीआई की स्थापना के उद्देश्य व कारण कौन कौन से हैं, यानी इसकी जो स्थापना की गई उसके पीछे क्या रीजन थे, क्या कारण थे। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारा उद्देश्य नहीं होगा तब तक हम किसी काम को अगर करेंगे तो समझ लीजिएगा कि उसका कोई एक पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है। ठीक है, कि हम उस कार्य को कहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं। पहला जो उद्देश्य था आरबीआई के एजेंट हेतु, यानी एक आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका जो कार्य था वो मतलब जनता से लेन देन करने का नहीं था। उसका जो कार्य था वो कार्य सरकार के बैंकर के रूप में था, सरकार के बैंक के रूप में था। अब चूंकि जनता से भी लेन देन कराना था, क्योंकि हम सब जो जनता हैं हमारा ही पैसा तो ऊपर पहुंचता है जाकर के, जो पैसा बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा होकर के देश के विकास में काम आता है। तो एक ऐसे बैंक की जरूरत थी जो आरबीआई का क्या बन सके? एजेंट बन सके। ओके, तो आरबीआई के एजेंट हेतु। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विकास। देखिए सबसे ज्यादा आज भी पॉपुलेशन हमारी जो रह रही है वो कहाँ रह रही है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जनता रह रही उसका डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है। पता चले शहर तो डेवलप हो गए और देहात क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाया तो हमारा देश डेवलप कैसे होगा? क्योंकि देश का डेवलपमेंट कब होगा? जब हमारा बोथ अर्बन एंड रूरल दोनों डेवलप हों, यानी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र अगर हमारे डेवलप होंगे तो हमारा देश क्या करेगा? बहुत ज़्यादा विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, एक दो साथियों ने मतलब कमेंट किए थे कि कॉमर्शियल बैंकें क्यों खोली जाती हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कॉमर्स है क्या चीज़। पूरे YouTube पे आप चले जाइए, किसी ने नहीं बताया कि कॉमर्स क्या है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, एक वीडियो बना हुआ है कि कॉमर्स किसे कहते हैं या क्या है कॉमर्स, उसको देख लीजिए। क्योंकि कॉमर्स के बच्चे को ये पता होना बहुत जरूरी है कि कॉमर्स है तो है क्या। ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे ये पूरा टॉपिक क्लियर करना है। वहां से आप देख लीजिएगा कि कॉमर्शियल क्या चीज होती है। ओके, कॉमर्स क्या है। अगला है हमारा अगला टॉपिक ग्रामीण क्षेत्रों का बैंकिंग विकास हो गया। अगला है कृषि विपणन समितियों के सहयोग हेतु। ये विपणन शब्द अभी पूछा गया था कि कई बच्चे नहीं समझ पा रहे थे विपणन कैसे कहते हैं। विपणन कहते हैं दोस्तों मार्केटिंग के लिए, और मार्केटिंग किसके लिए कहते हैं? जब हम अपना प्रोडक्ट जगह जगह पर पहुंचा करके उसका अच्छा दाम ले लें, वही चीज हमारी क्या कहलाता है? विपणन कहलाता है कॉमर्स में। ओके, कृषि विपणन समितियों के सहयोग हेतु, यानी जो कृषि से संबंधित मार्केटिंग में जितनी कंपनियां लगी हुई हों, समितियां लगी हुई हों, जैसे आपने दोस्तों एक बहुत ही इजी में सुना होगा गन्ना सहकारी समिति या कोई भी सहकारी समिति, कृषि सहकारी समिति। ठीक है, तो ये समझ लो कि जो समिति होती है उसको सहयोग करने के लिए भी एक बैंक की जरूरत थी। ओके, उद्देश्य ये भी था कि इनको सहयोग करके आगे बढ़ाया जाए जिससे कृषि का क्या हो? उत्थान हो। अगला है अनुचित प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए। अनुचित प्रतिस्पर्धा का मतलब ये होता है कि जो प्रतिस्पर्धा, जो बहस सभी बैंकों में आपस में चल रही है, इसको दूर कैसे
किया जाए, एक ऐसा बैंक लाया जाए जो इनकी प्रतिस्पर्धा को, बहस को दूर कर दे। देखिए बहस करने में क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। जब दो व्यापारी आपस में बहस पे कोई भी बिजनेस करते हैं तो पता चलता है कि कस्टमर को तो फायदा होता है, लेकिन जो व्यापारी होते हैं उनको धीरे धीरे नुकसान होता है। व्यापारी को नुकसान होता है तो मुनाफा कम हो जाता है, व्यापारी का मुनाफा कम हो जाता है तो सरकार को जो जाने वाला टैक्स है वो भी कम हो जाता है। तो हम लोगों के तो फेवर में है, लेकिन देश के विकास के लिए, क्योंकि इनको तो जो भी सोचना है समझना है दोस्तों, वो देश के डेवलपमेंट के लिए सोचना है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि अनुचित प्रतिस्पर्धा को दूर करने के हेतु भी एक कारण था कि एसबीआई की स्थापना हुई। अगला है विदेशी हस्तक्षेप को दूर करने हेतु। देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको दोस्तों बताया कि जो इंपीरियल बैंक था उसमें विदेशी लोगों का पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ था, तो वो क्या कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे, ठीक है। और वो इंटरफेयर ये करके जो उनके मन में होता था वैसे डिसीजन वो ले लेते थे, जिससे हमारे देश को क्या होता था, नुकसान होता था। और ऐसी परिस्थिति में क्या था कि अगर हमारे देश में बैंक कोई खुला हुआ है, हमारे देश में लेन देन हो रहा है और हमारे देश के लोगों के लिए ही अच्छी सुविधाएं ना मिल पाए और जो मुनाफा हो वो बाहर के लोग ले जाएं, तो स्वयं में हमारा देश कैसे तरक्की कर पाएगा दोस्तों। तो इसके लिए भी विदेशी हस्तक्षेप को दूर करने के लिए भी एक ज़रूरत थी कि एक ऐसी बैंक की स्थापना की जाए जिससे ये विदेशी हस्तक्षेप खत्म हो जाए। अगला है साख निर्माण। देखिए कई फ्रेंड्स ये भी कमेंट किए हैं कि साख किसे कहते हैं, साख समझिए। वैसे तो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बहुत सारा समझाया इसके बारे में। साख कहते नहीं आपने कि भैया उसका पैसा हम टाइम पे दे दे वरना हमारी साख खराब हो जाएगी, इतना तो समझ में आपके आता है ना। साख का मतलब होता है उधारी से, क्रेडिट क्रिएशन से, यानी आपने जो थोड़ा थोड़ा पैसा किसी बैंक में जमा किया, बैंक ने वो आप ही का पैसा उठाया और किसी को लोन के रूप में दे दिया, लेकिन पता चला कि दूसरे ही दिन तीसरे दिन आप पहुंच गए बैंक से, कहने लगे कि भाई हमने जो 2 लाख रुपए जमा किए वो हमारे दो। अब बैंक वो तो आपको किसी और को लोन दे चुका है, लेकिन बैंक आपको नहीं बताएगा कि वो पैसे हमने किसी अन्य व्यक्ति को दे दिए हैं लोन के रूप में। बैंक क्या करेगा, जो अदर डिपॉजिट्स हो रही होंगी वो पैसा उठाएगा और आपको दे देगा। ये बैंक की क्या हो गई, साख हो गई। साख का निर्माण कौन करता है, आरबीआई करता है। दोस्तों हर बैंक को अपना कुछ ना कुछ एक निश्चित परसेंटेज कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। वो क्यों जमा करना पड़ता है, साख निर्माण के लिए। जब थोड़ा थोड़ा पैसा मतलब आरबीआई के पास में जमा कर दिया जाता है तो वहाँ से क्या होता है, वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और जो देश के कल्याण में और क्रेडिट तैयार करने के लिए, यानी साख को तैयार करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अगला है लाभों को विदेशों में जाने से रोकने हेतु एक ऐसे बैंक की जरूरत थी। ये भी एक कारण था एसबीआई की स्थापना का कि भैया हमारे देश में जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो हमारे देश में ही रुके, बाहर विदेशों में ना जाने पाए। ओके, और आप भी ये अभी भी देखते हो कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा हो जो विदेशी हो तो हम लोग उसको यूज़ तो करना चाहते हैं, लेकिन दिल में एक बात ये जरूर आती है कि काश ये क्वालिटी अगर इंडियन में होती, इंडियन सामान में होती तो हम ये क्यों परचेज करते, जिससे हमारे देश का पैसा हमारे देश में रुक जाए। अगला है शाखाओं में वृद्धि करने हेतु। ये भी एक रीजन था कि एसबीआई की स्थापना का कि यहाँ पर जो बैंकें थीं उनमें संख्या कम थी, ब्रांचेस जो थी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो लोगों को असुविधा होती थी लेन देन करने में। लोग जाते थे दूसरे मतलब शहरों से या गाँवों से दूर दूर जाते आते थे तो उनको असुविधा हो रही थी। तो ये भी एक ज़रूरत थी कि कोई एक ऐसी बैंक खोल जाए जिसके बहुत सारी शाखाएँ हम जगह जगह पर खुलवा दें और जो ग्रामीण जनता है, शहरी जनता है, दूर दूर से लेन देन करने वाले हैं, उनके पास तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंच जाएं। ओके, तो ये रीजंस थे, ये उद्देश्य थे किसके, एसबीआई की स्थापना के। अभी तो आधे हुए हैं, मैंने आपको बहुत सारी हेडिंग्स दी हैं और बाकी और हेडिंग्स को हम देखते हैं। इन हेडिंग्स को आप बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और मैं जितना बोल रहा हूं इसको भी नोट करते चलिए, क्योंकि एग्जाम में यही सब आपके लिए लिखना है। विश्वास से आप पढ़ाई कीजिए मेरे चैनल पे, आपको जो भी मैटर मिल रहा है एकदम सही एथेंटिक मिल रहा है, आप सही जगह पे आ चुके हैं और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जितने भी टॉपिक हैं आपको एमकॉम तक की शिक्षा यहीं पर मिलेगी। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप कर सकते हैं और मेरा पसंद ना आ रहा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, मेरे को कमेंट करते हैं और जो ज़रूरतें हैं आप वो लिखते हैं तो मैं उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। ठीक है, ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ओके, बस थोड़ा टाइम देने की मुझे ज़रूरत है।
यहाँ पर चलते हैं, अगला है लघु उद्योगों की सहायता हेतु। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लघु उद्योगों की सहायता हेतु। आप जानते हो कि लघु उद्योग किसे कहते हैं? वो उद्योग जो बहुत बड़े पैमाने पर कार्य ना करके हमारे आसपास ही स्थापित होते हैं और जिनमें कोई ना कोई प्रोडक्शन होता है, तो उनकी हेल्प के लिए भी एक बैंक की ज़रूरत थी। आपने देखा होगा कि अधिकांश जो फैक्ट्रियां होती हैं उनके गेट पर ही बैंक स्थापित है। तो वो क्यों स्थापित है? क्योंकि उन उद्योग धंधों का विकास करने के लिए, और उनमें जो आ जा रहा है, जो लेन देन कर रहा है, उसको भी कैश की ज़रूरत पड़ती है, तो वहीं से खाता खुला के वहीं निकाले और लेन देन करें। ओके, इसलिए उद्योग धंधों के बारे में आपको बता दूं, कॉमर्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जो उद्योग धंधे हैं उनको जितना हम डेवलप कर लेंगे उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा। देखो कैसे करेगा। उद्योग धंधे जिस देश में ज़्यादा होंगे वहाँ पर क्या होगा कि उनको चलाने के लिए मजदूरों की, श्रमिकों की, कर्मचारियों की, ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और हमारे कॉमर्स पढ़े हुए जो इतने साथी हैं वो सब अकाउंटेंट बन करके वहाँ पर अपनी सेवा देंगे, तो उनको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। ठीक है, आप लोग वहाँ पर जॉब करोगे तो आपको रोजगार मिलेगा। वो जितना सामान बनाएंगे, अच्छे से अच्छा सामान क्वालिटी का बनाएंगे, हमारा समाज उनका उपयोग करेगा। वो जितना माल बेचेंगे उस पर प्रॉफिट कमाएंगे, इससे क्या होगा? उद्योग धंधे का विकास होगा। और प्रॉफिट पे क्या होगा? सरकार को जब वो टैक्स जमा करेंगे तो सरकार के लिए क्या होगी? इनकम होगी, यानी देश की इनकम, समाज की इनकम। ये सारे जो फायदे हैं वो हमें कहां से मिलते हैं? उद्योग धंधे से मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर और कॉमर्स के स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में देखिए कि कॉमर्स का स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है। दोस्तों आप एक डॉक्टर नहीं बन सकते, एक इंजीनियर नहीं बन सकते, बाकी हर डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। कॉमर्स के लिए सिर्फ चुनी हुई लाइनें नहीं है कि सीए और आईसीएस सीएस ही कर लिया तभी आपको सफलता मिलेगी। बहुत क्षेत्र हैं आपके लिए, सबसे ज़्यादा रोजगार की संभावनाएं हैं आपके कॉमर्स में। जरा देखिए, तो आप उस वीडियो को देखते ही आप समझ जाओगे कि आपको जानकारी नहीं होगी कि कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हो। उस वीडियो पे जाइए और वहाँ से देखिए, और बीच बीच में वीडियोस डालता भी रहता हूँ कि कॉमर्स के स्टूडेंट को क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, तो उद्योग धंधों पर आप समझ लिए हैं। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा बाजार को विकास हेतु, मुद्रा बाजार के विकास हेतु। भारतीय मुद्रा बाजार कैसे कहते हैं? देखिए, मुद्रा बाजार दोस्तों दो शब्दों से मिलकर करना है, मुद्रा प्लस बाजार। मुद्रा का मतलब रुपया पैसा से, बाजार का मतलब वह स्थान जहां ये होता है। तो ये दो ही जगह होता है, या तो बैंकों में होता है या जहां पर जो देसी बैंकर हैं, लाला हैं, साहूकार, बनिया, ठीक है, और तमाम तरह का, अब तो डाकखाना भी बैंकिंग कार्य कर रहा है। तो इस बाजार को हम क्या कहते हैं? मुद्रा बाजार। तो इन सब में पैसा जब तक आएगा नहीं तब तक ये लेन देन कहाँ से करेंगे? तो ये एक ऐसी बैंक की जरूरत पड़ी कि इनको भी डेवलप करने के लिए एक बैंक की स्थापना की जाए। ओके, अगला है सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए। देखिए, सरकार का जो बैंक है वो तो आरबीआई है, लेकिन आरबीआई की जितनी भी प्लानिंग है वो आप तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे, ठीक है, गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। तो इसके लिए एक बैंक की जरूरत थी और इसलिए भी एसबीआई की क्या हुई? स्थापना हुई। अगला है समाज के कल्याण के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी प्रोडक्शन क्यों ना हो दोस्तों, कोई भी बैंक क्यों ना खुल जाए, कोई भी उद्योग धंधा क्यों ना खुल जाए, उसका सीधा और सीधा जो लेन देन होता है वो समाज से होता है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? समाज के लिए हो रहा है। ठीक है, तो समाज का डेवलपमेंट यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। समाज के कल्याण के लिए और जीवन स्तर में सुधार हेतु ये दोनों टॉपिक को समझना होगा। जैसे आपके पास में पैसा नहीं है, लेकिन आप भी चाहते हो कि अदर लोग मोटरसाइकिल्स का यूज़ कर रहे हैं, कार का यूज़ कर रहे हैं, एसी का यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न का यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज वॉशिंग मशीन का यूज़ कर रहे हैं, एसी का यूज़ कर रहे हैं, तो हम भी करें। तो आपके पास में पैसा नहीं है तो एक ऐसी बैंक की ज़रूरत है कि जिसके पास से हम कुछ पैसा उधार ले लें और धीरे धीरे अपनी ज़रूरत की चीज़ों को परचेज कर लें और उनका भुगतान धीरे 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 हम करते रहें। तो इन चीज़ों में सुधार के लिए भी एक बैंक की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने किसकी स्थापना? एसबीआई की स्थापना में सहयोग रहा। अगला है पूंजी को उत्पादक बनाने हेतु। सबसे पहले दोस्तों तो पूंजी समझेंगे। पूंजी क्या होता है? व्यापार में लगा हुआ धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। देखिए, जितनी भी हमारी डेफिनेशंस हैं वो सब एक लाइन वाली हैं, आप समझिए और उनको तुरंत लिख दीजिए। पूंजी है पूंजी जो है व्यापार में लगा हुआ धन है। अब व्यापार में कैसे लगा हुआ धन?
ऐसा धन जो कहीं पर और जहां पर लगाया जाए वहां से और अधिक उत्पादन कराए, यानी हमने 10,000 लगाए हैं तो 10,000 से और वृद्धि होकर के हमें वापस मिले, तो वो व्यापार में लगा हुआ धन क्या कहलाता है? पूंजी। और व्यापार किसे कहते हैं? लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी कार्य किया गया हो वो हमारा क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। तो पूंजी को उत्पादक बनाने हेतु यहाँ पर एक बैंक की जरूरत थी। जैसे हमारे आपके पास में जो थोड़ा थोड़ा पैसा है वो अगर जितना है उतना ही तो रहेगा। आप 2 साल रखे रहिए, 5 साल रखे रहिए, 10 साल रखे रहिए, अगर 10,000 एक जगह पर आपने रख दिए तो वो 10,000 रहेंगे। लेकिन वो 10,000 अगर हमने बैंक में जमा कर दिए दोस्तों, तो वो बैंक से भी बढ़ेंगे, यानी हमें ब्याज मिलेगा, और बैंक उनको जहां पर लगाएगा वहां और उनमें वृद्धि होगी। तो धीरे धीरे करके क्या होगा? वो चीज क्या बनेगी? उत्पादक बनेगी। उत्पादक का मतलब है उत्पादन करने वाली, यानी अर्निंग करने वाली से संबंधित। ओके, इस तरह से इतनी हेडिंग्स को हम समझ चुके हैं। अगला है कृषि के उत्थान हेतु। ये भी एक कारण था एसबीआई की स्थापना का कि आरबीआई की जितनी भी योजनाएं थी उनको वो स्वयं किसानों तक नहीं पहुंचा पा रहा था, तो एक ऐसी बैंक बने जो कृषि के लिए भी कुछ कार्य करे। ओके, तो ये कृषि के उत्थान हेतु भी इस बैंक की क्या हुई? स्थापना हुई। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, तो यहाँ पर 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही आज भी आधारित है। तो कृषि का उत्थान होना हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। जितना भी उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, वो सब हमें कहाँ से मिलता है? कृषि से ही मिलता है। कृषि से कहें उद्योग धंधों के लिए मतलब जितना भी कच्चा माल है वो सब भूमि से, कृषि से, वनों से, यही चीजों से मिलता है। ओके, अगला है उचित विनियोग व बचत हेतु। अभी एक स्टूडेंट हमारे पूछ रहे थे ये विनियोग बहुत दिनों से समझ में नहीं आ रहा क्या चीज होती है विनियोग। मैं भी बता दूं, इसको अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, और विनियोग का मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी धन ऐसी जगह पे लगा दिया जाए जहां वो धन सुरक्षित भी रहे और वहां से और ज्यादा पैसा मिले, तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है? विनियोग कहलाती है। अब विनियोग का मतलब सुरक्षा भी और उसमें वृद्धि भी हो। पूंजी में और विनियोग में क्या अंतर है? पूंजी व्यापार में लगा हुआ धन है, व्यापार में हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर विनियोग में क्या होता है? भले ही चाहे नुकसान हो जाए लेकिन उम्मीद ये मानी जाती है कि पैसा हमारा सुरक्षित भी और उसमें तेजी से वृद्धि भी हो। ओके, बचत का मतलब क्या होता है? हमने जितनी भी अर्निंग करते हैं उसमें से अपना खर्च के लिए एक तरफ निकाल करके कुछ पैसा सुरक्षित रख लेते हैं एक तरफ, वही चीज हमारी क्या कहलाती है? बचत। तो उचित विनियोग व बचत हेतु भी एक बैंक की जरूरत थी। यानी एसबीआई में आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत से लोग एफडी कराते हैं, आरडी खुलवाते हैं, तो ये सब विनियोग और बचत के ही तो तरीके हैं। जैसे आपने कोई पैसा 5 साल के लिए फिक्स्ड कर दिया, आपका विनियोग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। अब 5 साल बाद आप मिलिएगा, आपको पैसा बढ़ करके मिलेगा। ओके, तो ये इतने कारण थे, रीजंस थे, आपने बहुत अच्छे से समझा कि ये कौन कौन से उद्देश्य हैं, कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण किसकी स्थापना हुई दोस्तों? एसबीआई की हुई। ओके, अब एसबीआई की स्थापना के हमें उद्देश्य या कारण लिखने को आएंगे। मैंने यहाँ पर आपको 16 बताए, अगर 2-4 भूल भी जाते हो तो आपके पास फिर भी बहुत सारा मैटर है। ओके, और बोर्ड परीक्षा में नंबर उन्हीं दोस्तों को अच्छे मिलते हैं जिनकी कॉपी अदर लोगों से अलग होती है। अलग होने का मतलब है आपकी नंबर ऑफ हेडिंग्स अच्छी हो, टू द पॉइंट लिखा हुआ हो। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में कैसे अच्छे मार्क लाएंगे इस पर भी मैं वीडियो 2-1 दिन में बनाने वाला हूं, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये समझ लिया हमने। अब हम चलते हैं अगले, एसबीआई की सफलताएं या उपलब्धियां या महत्व लिखने के लिए आ जाए तो क्या, देखो मैंने सफलताएं भी लिखवाई हैं, असफलताएं भी लिखवाई हैं। देखिए स्टेट बैंक सफल भी हुई है और असफल भी हुई है, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। तो यहां पर है एसबीआई की सफलताएं या उपलब्धियां। पहले हम सफलताएं देख लेते हैं कि दोस्तों ये एसबीआई बैंक जो है सफल कहां कहां हुआ है, फिर असफल कहां कहां हुआ है। ओके, देखिए पहले नंबर पे हमने लिखा विदेशी प्रभाव का अंत। बिल्कुल, स्टेट बैंक जब इंपीरियल बैंक को खत्म करके बन गया तो विदेशी लोगों का जो पेमेंट था वो दे दिया गया, और यहाँ पर क्या हुआ कि विदेशी का जो इम्पोर्टेंस था, जो इफेक्ट था, वो धीरे धीरे क्या हुआ? खत्म हुआ। हमारे भारत के लोगों का ही फिर ये बैंक बन के तैयार हो गया। कुछ लोगों का अगर पैसा लगा भी रह गया होगा तो उनका कोई इतना इफेक्ट नहीं। देखिए किसी कंपनी में दोस्तों, आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, ये पता होना चाहिए कि किसी कंपनी में, किसी संस्था में जो डिसीजन पास किए जाते हैं वो 50% से ज़्यादा, जिधर भी वोट पड़ जाते हैं, जिधर भी मतलब 50% से ज़्यादा लोगों की राय हो जाती है, वही डिसीजन ले लिए जाते हैं। तो विदेशी लोगों का इतना पैसा ही नहीं रहा,
इस एसबीआई की जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो राष्ट्रीयकरण में जब उनका पैसा हट गया तो उनका प्रभाव भी कैसा हो गया दोस्तों, खत्म। सबसे अधिक शाखाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसबीआई वाणिज्य बैंक है और वाणिज्यिक बैंक की दृष्टि से एसबीआई की जो शाखाएं हैं वो सबसे ज्यादा हैं। सरल लेन देन, देखिए एसबीआई का जो लेन देन है वो भी ज्यादा टफ नहीं है, सरल है, ठीक है। अब वर्तमान समय में तो कमियों में भी एक दो पॉइंट हम लोग देखेंगे, लेकिन इसका जो लेन देन है वो सरलता से ही हो जाता है। जनता का विश्वास, आप लोग भी स्टेट बैंक को आज सबसे अच्छा बैंक मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि सोचते हो ये सरकार का बैंक है, सरकारी बैंक है, आरबीआई का एजेंट है। और जो लोग नहीं भी जानते हैं तब भी कहते हैं भैया स्टेट बैंक में खाता हमारा खुला हुआ है, ठीक है, ऐसा वैसा बैंक नहीं है, ठीक। और स्टेट बैंक का खुद का बिजनेस इतना बड़ा हो चुका है कि वो किसी से नहीं कहता कि हमारे यहाँ आप खाता खुलवा लो, क्योंकि उनके पास तो खुद ही बहुत ज्यादा वर्क हो चुका है। ओके, अगला है जनता का विश्वास के बाद आरबीआई के एजेंट के रूप में, यू नो वेरी वेल दैट इट इज द एजेंट ऑफ आरबीआई, ये एजेंट के रूप में ही काम कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ओके, अब आरबीआई सारे काम अपने आप नहीं कर सकता, तो वो अपने जितने काम कराता है वो किससे कराता है? स्टेट बैंक के। जहां जहां आरबीआई नहीं है, आरबीआई के सारे काम करता है कौन? एसबीआई, ठीक है। आरबीआई और एसबीआई में अंतर समझते रहना दोस्तों। ओके, अगला है आंकड़े तैयार करना। देखिए आंकड़े किसे कहते हैं? देखो सरकार या आप, हम जो कुछ भी जितने भी कार्य करते हैं वो सब डेटा के आधार पे ही करते हैं, आंकड़ों के आधार पे करते हैं। इसको ऐसे समझेंगे दोस्तों, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको मकसद बनाना होगा कि मुझे 60% से ऊपर मार्क्स लाना है, 70% से ऊपर लाना है, 80% से ऊपर लाना है। कुछ दोस्तों का अपना मन होगा कि मैं 90% से अधिक लाऊंगा। तो जो दोस्त अपना 90% से अधिक लाना चाह रहे हैं तो वही चीज जो 90% है वो क्या हो गया? संख्याओं में आंक लिया गया। आंकना ही आंकड़े कहलाता है, यानी डेटा तैयार करना ही आंकड़े कहलाता है। और दोस्तों नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू वांट टू डू। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आप ठान लीजिए कि हमें क्या करना है। ओके, और मैं जितने भी बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, उनकी परसेंटेज बहुत अच्छी आनी चाहिए। आप कमेंट करिए, बताइए कि आपको किस टॉपिक पे मैं वीडियो दूं, मैं 100% बनाऊंगा। ओके, अगला है कृषि का विकास करने के लिए। देखिए दोस्तों ये यहाँ पर 508 आपको दिख रहे होंगे, लगभग में ये 508 शाखाएं ऐसी हैं एसबीआई की जो सफल हुई हैं कृषि को डेवलपमेंट करने में, ठीक है, कृषि का विकास करने के लिए। यहाँ पर एक दो संख्याएं हो सकता है आगे पीछे हो गई हो, तो लगभग शब्द यूज कर दीजिएगा। एसबीआई की जो लगभग 508 शाखाएं ऐसी हैं जो कृषि के विकास के लिए ही खोली गई हैं। ओके, ग्रामों को गोद लेना, ये भी एक सफलता मिली है एसबीआई के लिए कि इसने कुछ गांवों को गोद ले लिया है। गोद लेने का मतलब होता है कि उन गांवों को अपने अंडर में ले लिया, अडॉप्ट कर लिया। वहाँ के जीवन स्तर से लेकर के रहन सहन, खेती बाड़ी और वहाँ के क्रियाकलाप, रहन सहन, सब चीज़ को डेवलप करने के लिए इन गाँवों में हर संभव सुविधाएं दी जा रही हैं, ठीक है। लोन के रूप में सही या सहयोग के रूप में सही, मकान बनवाने के लिए जो है कम ब्याज दर पर लोन दे करके, और वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको मोटरसाइकिल, साइकिल, टीवी, फ्रिज, कूलर ये सब खरीदने के लिए बहुत ही कम रेट पर क्या हुआ कि लोन देना शुरू कर दिया। क्योंकि ग्रामों को गोद लेना भी एसबीआई का सबसे बड़ा एक सफल कार्य रहा है। ओके, अगला है भूमि विकास बैंकों की सहायता। देखिए दोस्तों भूमि विकास जो बैंक होते हैं वो भूमि के डेवलपमेंट के लिए होते हैं। तो भूमि विकास के बैंकों के लिए भी अगर कहीं पर धन की जरूरत होती है, प्रशिक्षण की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, या कोई योजना लागू करने की जरूरत होती है, तो एसबीआई उनकी क्या करता है? मदद करता है। अगला है शिक्षा ऋण की सुविधा। ये आपके लिए मैंने देखिए ये किया है, सर्कल में मैंने किया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए एडमिशन कहीं लेते हैं तो आपके लिए ये लोन मिल सकता है। कौन? एसबीआई सफल हुई इस लोन को देने के लिए। जैसे आप एमबीए करना चाहते हैं, आप सीए करना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, एमडी करना चाहते हैं, कोई बीटेक करना चाहते हैं, अगर और आपके पास में पैसा नहीं है तो स्टेट बैंक जाइए, जहां से आपने एडमिशन लिया है उस एडमिशन का जितना भी खर्चा है वो बैंक
लोन के रूप में उस कॉलेज को दे देगा। ठीक है, लोन तो आप पे चलेगा, लेकिन आप सोचो आपको पैसा देते, जी नहीं, वो कॉलेज की जो फीस है वहां पर वो पैसा जमा कर दिया जाता है। ओके, अगला है विदेशी व्यापार में सहायता। देखिए विदेशी व्यापार कैसे कहते हैं, एक देश का व्यापार किसी अन्य देश से होना, ये हमारा कहलाता है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, आयात, निर्यात, पुनर्निर्यात। इनके बारे में हम अगला चैप्टर खुद ही पीछे आएगा जिसको हम पढ़ेंगे। तो विदेशी व्यापार में जो लेन देन होते हैं, यानी दूसरे देश का पैसा हम किस रूप में भेजेंगे, तो वहाँ की मुद्रा वहाँ के रूप में देना, और वहाँ से अगर पेमेंट आ रहा है तो हमारे देश की मुद्रा हमें मिल जाना, ये सब लेन देन कौन पूरा करता है, स्टेट बैंक, और इसमें ये सफल भी हुआ है। एटीएम की सुविधा के बारे में तो कुछ समझाना ही नहीं आपके लिए, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि एटीएम स्टेट बैंक का अगर कहीं पर भी लगा हुआ होता है तो उस पर लोग भरोसा आज भी करते हैं, जो सफल भी है। पक्के घर बनाने हेतु ऋण, देखिए होम लोन कहते हैं दोस्तों इसके लिए। अगर कोई भी व्यक्ति अपना घर बनाना चाहता है, कर्ज लेना चाहता है, तो समझ लो उसे सबसे सस्ते रेट पर क्या है, लोन मिल जाता है। कल्याणकारी योजनाएं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं सरकार की जो होती हैं उनको एसबीआई पूरा करने में सफल हुआ है। कमजोर वर्ग की सहायता है, तो अगर आप गरीब हैं, कमजोर तबके के हैं और आपके पास में कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको आप करना चाह रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है, एसबीआई में जाइए, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो ये था दोस्तों महत्व, उपलब्धियाँ, सफलताएं। कुछ भी अगर तीनों में से लिखने के लिए आता है तो यही सारी हेडिंग्स हैं, मैंने 15 लिख दी हैं। अगर 1-2 भूलोगे भी तब भी आपके पास में मैटर बहुत सारा होगा। अब हम ये देखेंगे एसबीआई असफल कहाँ कहाँ हुआ, यानी फेल कहाँ कहाँ पे हुआ। सबसे पहले शाखा विस्तार में कमी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि स्टेट बैंक ने जो शाखाएं खोली हैं ना वो बहुत पास पास में खोल दी। पता चला एक शहर में उसकी 4-4 शाखाएं हैं खुली हुई, 3-3 शाखाएं हैं खुली हुई, लेकिन बहुत दूर दूर तक फिर एक भी शाखा नहीं है। तो इन्होंने जो शाखाओं में विस्तार किया है उसमें कुछ कमी कर दी है। अगला सेवा लेने में कठिनाई, जो आम जनता है स्टेट बैंक में जाती तो वहाँ के कर्मचारी कैसा व्यवहार करते हैं, यू नो वेरी वेल, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को जानते हो। ठीक है, तो सेवा लेने में भी वर्तमान समय में क्या है, कठिनाई आती चली आ रही है। जबकि प्राइवेट बैंकें हैं आपके पास तक जा रही हैं और आपसे सेवा लेने के लिए खुद प्रेरित कर रही हैं। अगला है सरकारी कोषों की प्राप्ति। ये सरकारी कोषों की प्राप्ति का मतलब क्या है कि सरकार का खजाना है वो एसबीआई को मिलता है तो उनके पास में पैसे का वैसे ही भंडार हो जाता है। ठीक है, तो आम जनता का पैसे से उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, और अगर जनता खुद इंटरेस्ट लेती है तो फिर वो जनता का जमा करते हैं, मना तो कर ही नहीं सकते किसी काम के लिए है। अगला है अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा। ये जो स्टेट बैंक है अदर बैंकों से भी बहस करता रहता है। ठीक है, और उनसे प्रतिस्पर्धा होने से क्या होता है, जो इकोनॉमी है देश की वो प्रभावित होती है। सेवाओं के स्तर में गिरावट, देखिए जो पहले इसकी सेवा थी स्टेट बैंक की वो धीरे धीरे क्या होती चली जा रही, जब से ये अदर बैंकें आई हैं, ठीक है, उन्होंने अच्छी सेवा देना शुरू किया है, तब से एसबीआई की जो सेवाओं में लगातार जो गिरावट है वो जारी है। जनता को संतुष्टि में कमी, देखिए पहले जनता की मजबूरी थी कि स्टेट बैंक के अलावा शाखाएं नहीं थी किसी की वहां पर जाना। अब वर्तमान समय में धीरे धीरे क्या है, जनता इनसे संतुष्टि में कमी, ऐसा नहीं कि जनता को विश्वास नहीं है या जनता संतुष्ट नहीं होती, लेकिन पहले की अपेक्षा कहीं ना कहीं कमी आ रही। लंबी कानूनी प्रक्रिया, यदि आप इनमें से कोई सेवा लेना चाहते हैं तो कानूनी प्रक्रिया इनकी कैसी हो जाती है, ब्रॉड, यानी एसबीआई जो भी काम करता है वो बिल्कुल पक्का करता है, टाइम भले ही लग जाए लेकिन किसी भी प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या ना आए, इसलिए पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए चलता है। ग्रामीणों में कम पहुंच, ये जो बैंकें हैं इनके ग्रामीण क्षेत्र में जो पहुंच है वो कम है। दोस्तों आपको मैंने पूरा ये जो वीडियो है बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अगर आप वास्तव में कॉपी पेन नोट लेकर के बैठे होंगे, नोटबुक लेकर के बैठे होंगे, सारी बातें अगर आपने नोट की होंगी तो उम्मीद है कि सारा समझ में आया होगा। जितना मैंने बोला अगर इसी को आप अगर लिख देंगे पन्ने तो 4-5 पन्ने आपके भर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आएगा स्टेट बैंक के कार्य, वो पूरा एक वीडियो बना हुआ होगा। 2 वीडियो में ये चैप्टर बना हुआ है और उम्मीद करते हैं खूब पसंद आ रहा होगा, अच्छा आपको लग रहा होगा। और कॉमर्स किसे कहते हैं, हम कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, इसके लिए प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और पूरा आपका जो सिलेबस है वो धीरे धीरे आपके यूट्यूब पे मिलेगा। तो जुड़े रहेंगे हमारे साथ।